Hello, good morning girls. Welcome to my class. BA and BSc फर्स्ट ईयर कंपलसरी इंग्लिश। हम हमारी स्टोरी पढ़ रहे थे द नाइट ट्रेन एट ड्योरी। ओके, रस्किन बोनो की ये बोन जो है रस्किन बोन की ये स्टोरी है जिन्होंने अपने जीवन पे एक सुंदर सी एक कथा के रूप में, एक कहानी के रूप में उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफिकल एक स्टोरी लिखी है। हम स्टोरी पढ़ रहे थे कि जब रस्किन बॉन्ड कॉलेज में पढ़ा करते थे तब उनके टाइम की स्टोरी है। उन्होंने स्टोरी में अपने एक जर्नी का वर्णन किया है। एक जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो वो अपनी दिल्ली से अपने देहरादून अपनी दादी के पास छुट्टियों में जाया करते थे और उस दौरान बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आया करता था जिसका नाम क्या था, ड्योरी। ठीक है, तो उस रेलवे स्टेशन पे जब वो वहाँ से जब जाते थे तो ट्रेन वहाँ पे रुका करती थी। तो ट्रेन वहाँ पे रुकती है तो रुकने के उपरांत जो वहाँ का दृश्य है, जो वहाँ की चीज़ें हैं, वो सब इस कहानी के अंदर उन्होंने वर्णन किया है। तो इस कहानी के अंदर उन्होंने एक लड़की का वर्णन किया है जो कि बास्केट फूलों की टोकरियाँ बेचा करती थी। वहाँ पे टोकरी बेचने के दौरान जब उस लड़की से उनकी मुलाकात होती है तो फिर उस मुलाकात को वो अपनी मेमोरी में याद रखते हैं। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से अपनी स्टोरी चलती है। फिर वो उसको आगे वो फिर वापस अपनी दादी के घर चले जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ते पढ़ते हमारी स्टोरी हमने यहाँ पे बीच में स्टॉप करी थी प्रीवियस क्लास में, क्योंकि पूरी स्टोरी अपनी हो नहीं पाई थी, इसलिए मैंने बीच में कहानी को रोक दी थी। तो उसके आगे की कहानी मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को उसका ट्रांसलेशन समझा रही हूँ। अच्छे से सुनना है इस कहानी को और अच्छे से इस स्टोरी को समझना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब वो वहाँ से उस लड़की से मिलके जब वो आगे की तरफ निकल जाते हैं तो वो उसकी जो छवि थी, उसकी जो पिक्चर थी उनके माइंड में वो फिक्स हो जाती है, वो उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो फिर वापस वहाँ से आ रहे थे तब क्या होता है, हमने यहाँ तक पढ़ा था, बट व्हेन आई रीच देहरा इन इंसिडेंट बिकेम बर्ड एंड डिस्टेंस for there were other things to occupy my mind। बोलते हैं जब मैं देहरादून पहुंचा, वहाँ पे जब मैं मेरी दादी के घर पहुंचा तो उन चीज़ों को मैं उन चीज़ों को भूल के मैं फिर अपने और कामों में व्यस्त हो गया। It was only when it was making the return journey 2 months later I remember the girl। बोलते हैं कि जब 2 महीने बाद में जब वो वापस से उस जगह से गुजरने लगे, वापस से अपने दिल्ली जा रहे थे, तो उनको अचानक से वो लड़की फिर से याद आ जाती है। I was looking for her as the train drew into the station। उस लड़की को वो देखना चाह रहे थे फिर से, कहाँ पे, उसी रेलवे स्टेशन पे जिससे उनकी पहली बार वहाँ पे मुलाकात हुई थी। And I felt an unexpected thrill when I saw her walking up the platform। I sprang off the footboard and waved to her। और फिर वो क्या कहते हैं कि वो फिर से जब वहाँ से जा रहे थे तो उनको फिर से वो लड़की वहीं पे दिखाई देती है और आई फेल्ट अनएक्सपेक्टेड कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं फिर से उस लड़की से मिलूंगा या फिर से उनकी उससे मुलाकात होगी। She saw her walking up the platform। वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर घूमते हुए उनको देख रही थी। I sprang off the footboard। और मैं जल्दी से चल के फुटबॉर्ड जो है रेल का जो फाटक होता है वहाँ पर मैं जाता हूँ। एंड वेव टू हर, और उसको मैं देखता हूँ। देन क्या होता है, व्हेन शी सॉ मी शी स्माइल्ड। जब वो मुझे देखती है तो वो स्माइल देती है, एक हल्की सी उनको मुस्कान वो देती है। She was pleased that I remember her and I was pleased that she remembered me। कि ये देख के वो से खुशी अनुभव होती है कि वो मुझे पहचान गई और मैंने उसे देखा तो मैं उसको पहचान गया। इसलिए एक दूसरे को पहचानने की वजह से हमारे चेहरे के ऊपर क्या आती है, स्माइल आ जाती है। होता क्या है कि आप लाइफ में किसी से एक बार मिले हुए होते हो और उसी इंसान से आप दोबारा मिल जाते हो बाई चांस अचानक से, तो आप एक हाय हेलो या एक स्माइल आपके चेहरे पे आती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होती है कि वो उससे दोबारा मिलते हैं तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है।
वी वर बोथ प्लीज, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट ए लाइक ए मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, और ये एक ऐसी मुलाकात लगती है जैसे कि हम कोई पुराने दोस्त आपस में फिर से मिले हों। शी डिड नॉट गो डाउन द length of the train selling basket but came straight to the tea stall। वो क्या बोलते हैं फिर कि उसने अपनी जो बास्केट थी वो नीचे नहीं रखी, वो जो टोकरी माथे के ऊपर लेके जब वो फूलों की बास्केट लेके घूम रही थी, बेच रही थी, तो शी डिड नॉट गो डाउन द लेंथ ऑफ द ट्रेन सेलिंग बास्केट, मतलब अपनी बास्केट नीचे नहीं रखती है, लेकिन वो टी स्टॉल जो चाय की दुकान थी उसके पास में जाके खड़ी हो जाती है। Her dark eyes were suddenly filled with light। उसकी जो काली आंखें थी अचानक ही वो एकदम खुशी से चमक उठती है। जैसे हम दूर से देख रहे हैं, मतलब कि उनकी मुलाकात क्या होती है, दूर से होती है और एक स्माइल देती है, और वो उस टोकरी को लेके चाय की दुकान के पास खड़ी होती है और उसकी आंखें एकदम से चमक जाती है। We said nothing for some time। हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ वो दूर से एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। बट वी कुड नॉट हैव बीन मोर एक्सप्लेंड, लेकिन हमारे ऐसा व्यवहार था एक दूसरे से इशारों में ही, मतलब एक तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है, एक तरीके की मुलाकात होती है, बिना बोले ही उनके बीच में ऐसा लगता है कि उन्होंने आपस में बातें कर दी। आई फेल्ट द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देन एंड टेक हर अवे विथ मी। और बोलते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग आई उस टाइम पे कि मुझे ऐसे लगा कि मैं उसकी बास्केट्स जो है वहीं पे रखवा दूं और उसको अपने साथ लेके चला जाऊं। मतलब एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग आ जाती है लेखक के मन में उस लड़की के प्रति, एक मतलब प्यार वाली फीलिंग आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं इसको अपने साथ में लेके चल जाऊं। लेकिन क्या होता है, बट अवे विथ मी, टेक हर अवे विथ मी। I could not bear the thoughts of having to watch her recede into the distance of Dolly Station। बोलते हैं अब मैं उसके जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे, जो पूरे रास्ते जब वो दिल्ली स्टेशन से जा रहे होते हैं, तो दिल्ली तक जब वो जा रहे होते हैं तो पूरे रास्ते उनके माइंड में क्या चलता रहता है, उसी के प्रति उनके विचार आपस में दिमाग में चलते रहते हैं। मतलब कि वो उसी के लिए सोचते रहते हैं पूरे रास्ते, जब वो अपने वापस जा रहे होते हैं पूरे रास्ते उनको वो लड़की का जो थॉट्स थे वो उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। I took the basket from her hand and put them down on the ground। She put out her hand for one of them, but I caught her hand and held it। तो क्या बोलते हैं कि फिर मतलब कि वो उनके दिमाग में उसके प्रति जो विचार थे वो सब चल रहे थे, तो फिर वो क्या करते हैं कि I took the basket from her hand, मैं उसके हाथ से बास्केट उठाता हूँ, and put them down, और मैं नीचे उसके हाथ से बास्केट लेके नीचे रख देता हूँ, on the ground, धरती के ऊपर। she put out her hand for one of them, वो उनमें से एक बास्केट वापस से उठा लेती है, but caught her hand and held me, लेकिन क्या होता है कि उसके हाथ को वो पकड़ते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। आई हैव गो टू दिल्ली आई सेड, और मैं उसको बोलता हूँ कि मतलब उनके दिमाग में ऐसे विचार आया कि मैं उसको यहाँ से लेके दिल्ली चला जाता हूँ, तो वो उसके पास जाते हैं, उसकी बास्केट उसके हाथ से रखवाते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको बोलते हैं कि आई हैव गो टू दिल्ली आई सेड, मैं कहता हूँ कि क्या मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सी नॉब्ड, आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, वो गर्दन हिला के बोलती है कि मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकती। The guard blew his whistles for the train to leave, and how I hated the guard for doing that। इतनी देर में ही क्या हो जाता है, घंटी बज जाती है। गार्ड जो था रेलवे स्टेशन का जो मास्टर था वो घंटी बजा देता है और रेल जो चलना स्टार्ट करती है। तो बोलते हैं कि जब ट्रेन वहाँ से जब चल रही होती है, हाउ आई हेटेड द गार्ड, मेरे को उस गार्ड से इतनी नफरत होती है कि उसने अभी ये बेल क्यों बजाई, बाद में भी तो बजा सकता था। आई विल कम अगेन आई सेड, विल यू बी हियर, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा, क्या तुम मुझे यहाँ मिलोगी। सी नॉक्ड अगेन, उसने फिर से गर्दन हिला दी कि नहीं या फिर पता नहीं। एंड एज सी नॉक्ड, और जैसे ही वो गर्दन हिलाती है, द बेल क्लैंक्ड
एंड द ट्रेन स्लिड फॉरवर्ड, और घंटी, ट्रेन की घंटी बज चुकी होती है और ट्रेन जो है धीरे धीरे आगे सरकना शुरू कर देती है। आई हैड टू ब्रेंच माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल एंड रन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और मैं जैसे ही ट्रेन सरकना शुरू होती है मैं उस लड़की का हाथ को छोड़ता हूँ धीरे से और दौड़ के ट्रेन की तरफ चला जाता हूँ। ओके, दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, वो ऐसा वक्त था जिसे मैं कभी भी उसको भूल नहीं सकता। शी वॉज विथ मी फॉर द रिमेंबर ऑफ द जर्नी, वो मेरे साथ पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में यादगार की तरह यादों में उनके बस चुकी थी। फॉर लॉन्ग आफ्टर, और उसके काफी समय बाद तक भी, लॉन्ग आफ्टर मीन्स लंबे समय तक भी। All that year she was a bright living thing, and when the college all that year, और उन सालों में जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली जाके, तो वो उनके सालों में एक ब्राइट लिविंग थिंग, एक उनकी यादों में एक मतलब जीवित एक ऐसा छवि हो गया था, एक उनकी यादों में वो बस चुकी थी जो उसको वो कभी भूल नहीं पा रहे थे। एंड व्हेन द कॉलेज टर्म फिनिश्ड आई पैक्ड इन हैस्ट एंड लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल, और जब मेरा टर्म फिनिश होता है, कॉलेज की टर्म जो थी उनकी एग्जाम के टर्म खत्म होते हैं, तो मैं वापस से मेरे सामान को पैक करता हूँ और वापस कहाँ पे आ रहे होते हैं, वो देहरादून अपनी दादी जी के घर पे आ रहे होते हैं एज यूजुअल, जैसा कि वो हमेशा आया करते थे छुट्टी में। माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लीज एट माई इंग्रेंस टू सी हर, और मेरी जो माता दादी माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो अपने पोते से मिलने वाली थी, वो उनसे मिलने वाली थी। आई वॉज नर्वस एंड एंग्जियस एज द ट्रेन ड्यू इन टू दिल्ली, और जैसे ही वापस वो रिटर्न आ रहे थे तो उनकी ट्रेन जैसे दिल्ली से गुजर रही होती है वापस देहरादून के बीच में, जो स्टेशन था दिल्ली और देहरादून के बीच में स्टेशन पड़ा करता था, तो जब वो वापस दिल्ली से देहरादून आ रहे थे तो वो उस टाइम पे क्या होते हैं, थोड़े से नर्वस फील करते हैं, थोड़े से उनको मतलब अनकंफर्टेबल फीलिंग्स ही आती है। बिकॉज आई वॉज वंडरिंग वॉट आई शुड से द गर्ल एंड वॉट आई शुड डू, और उनको इस चीज़ से आश्चर्य हो रखा था कि मैं फिर से अगर उस लड़की से मिला तो मैं उसे क्या कहूँगा और मैं उसके साथ क्या करूँगा। मतलब कि फर्स्ट मीटिंग में जब वो उसके साथ मुलाकात होती है, वो उनको बोल के जाते हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलोगी क्या, लेकिन जब वो वापस रिटर्न आ रहे होते हैं तो वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि अगर मैं फिर से उस लड़की से मिला तो मैं उससे क्या कहूँगा और किस तरीके से उससे बात करूँगा। I was determined that I would not stand helplessly before her, hardly able to speak or do anything about my feeling। वो कहते हैं कि मैंने ये निश्चय किया, मैंने ये डिटरमाइन किया that I would not stand helplessly, मैं उसके सामने जब खड़ा होऊंगा तो मैं helplessly मतलब ऐसे असहाय बन के नहीं खड़ा होऊंगा, और hardly able to speak, और मुश्किल से मैं कुछ ही शब्द उसको कह पाऊंगा अपने फीलिंग्स के बारे में, जो उनके दिल में उसके प्रति फीलिंग्स थी तो वो उसके बारे में कुछ ही शब्द वो कह पाएंगे। उनको उससे अट्रैक्शन हो चुका था, एक तरह से फीलिंग्स ऑफ लव जो बोलते हैं, कि एक तरह से उनको प्यार की अनुभूति हो चुकी थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं वापस जब उस लड़की से मिलूंगा तो मैं कैसे भी करके अपनी फीलिंग्स को उसके आगे रखूंगा। The train came to Devli. I looked up and down the platform, और जब ट्रेन देवली आती है वापस से तो ट्रेन वहाँ पे रुकती है, तो बोलते हैं मैंने देखा और मैंने प्लेटफॉर्म पे उतरा, बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर, लेकिन मुझे वो लड़की फिर कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग गौर से इसको सुनना और अच्छे से पढ़ना, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। आई ओपन द डोर एंड स्टेप ऑफ द फुटबोर्ड, और मैं जैसे ही ओपन करता हूँ ट्रेन का दरवाज़ा और उससे फुटबोर्ड की तरफ स्टेप बढ़ाता हूँ। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड एंड ओवरकम बाय द सेंस ऑफ फॉरवर्डिंग, और बोलते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ क्योंकि उनको वो लड़की वहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग, मैंने ऐसा महसूस किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। एंड सो आई रन अप टू द स्टेशन मास्टर एंड सेड, और मैं फिर उतरता
हूँ वहाँ से और दौड़ के कहाँ पे जाता हूँ, स्टेशन मास्टर के पास में जाता हूँ। स्टेशन मास्टर जो रेलवे स्टेशन पे गार्ड बैठे होते हैं उनके पास में जाता हूँ। डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट हेयर? बोलते हैं क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो यहाँ पे बास्केट बेचा करती थी? नो आई डोंट सेड द स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर बोलते हैं कि नहीं, मैं तो उसको नहीं जानता हूँ। एंड यू वुड बेटर गो टू द ट्रेन इफ यू डोंट वांट टू लेफ्ट बिहाइंड। और वो उसको बोलते हैं अच्छा होगा कि सर आप जाके अपनी ट्रेन पकड़ लीजिए, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी पीछे यहीं पे और आप पीछे ही रह जाओगे। बट आई प्लीज अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं चारों तरफ प्लेटफॉर्म पे ऊपर नीचे आगे पीछे उस लड़की को ढूंढ रहा था। एंड स्टार्ट ओवर द रेलिंग एट द स्टेशन यार्ड। और रेलिंग जो है स्टेशन यार्ड की रेलिंग है उस पर झुक के भी वो चारों तरफ उसको देखते हैं। ऑल आई सॉ वॉज ए मैंगो ट्री एंड ए डस्टी रोड लीडिंग इनटू द जंगल। मुझे सब कुछ दिखाई दिया, जो पहले जो चीजें थी, धूल से भरी हुई सड़क, पटरियां जाती हुई, मैंगो के पेड़, जंगल, सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन उनको वो लड़की कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है। वेयर डिड द रोड गो? मैंने सोचा कि ये सड़क कहाँ जाती है। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन। और ट्रेन क्या होती है, मूव करना शुरू कर देती है, फिर से चलने के लिए स्टार्ट हो जाती है। आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म एंड जंप फॉर द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। और मैं दौड़ के गया और जंप करके अपने ट्रेन को पकड़ के अपने कंपार्टमेंट में आके, जहाँ अपनी सीट थी वहाँ पे वो आके बैठ जाते हैं। Then तब as the train gathered speed and rushed through the forest, I sat boarding in front of the window। और जब ट्रेन वहाँ से स्पीड से चलना शुरू हो जाती है तो मैं निराश होके, दुखी होके बिल्कुल ही क्या करता हूँ, विंडो के पास में बैठ जाता हूँ उदास होके। What could I do about finding a girl I had seen only twice? बोलते हैं, सोचते हैं बैठे बैठे कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं उस लड़की को फिर से ढूंढ पाऊँ जिसको सिर्फ मैं 2 ही मुलाकात में मिला हूँ, 2 ही बार जिससे मैं मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं उसको कैसे ढूंढूँ। मतलब who had hardly spoken to me, जिसने मुझसे मुश्किल से 2 शब्द बातें करी थी। and about whom I knew nothing, absolutely nothing, और जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, सच में मैं कुछ भी नहीं जानता। but for whom I felt a tenderness and responsibility that I had never felt before। लेकिन उसके लिए मेरे मन में एक अजीब सा प्यार आ चुका, एक अजीब सी जिम्मेदारी आ गई है जो मैंने पहले कभी भी फील नहीं करी। लेखक कह रहे हैं ये चीज कि उसके प्रति उनके दिल में एक अलग ही स्थान बन गया था उस लड़की के लिए, जो पहले कभी उनको ऐसी फीलिंग हुई नहीं थी। माई ग्रैंडमदर वाज नॉट प्लीज्ड विथ माई विजिट आफ्टर ऑल बिकॉज आई डिड नॉट स्टे एट हर प्लेस मोर देन ए कपल ऑफ वीक। अब वो अपने दादी जी के वहाँ पहुँच जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरी दादी माँ ज़्यादा मेरे से खुश नहीं हो पाई, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे 2 ही सप्ताह रुकते हैं, अपनी पूरी छुट्टियाँ भी व्यतीत नहीं करते, बिताते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था और वो उस लड़की के बारे में सोच रहे थे कि उसे कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, इस तरीके से। तो दादी माँ जो है वो ज़्यादा खुश नहीं होती। आई फेल्ट रेस्टलेस एंड इल एट एज। और मैं जब तक वहाँ पे रहा तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग रही, रेस्टलेस मतलब कि दिमाग में उनके वही चीज़ें चलती रही, उनका मन नहीं लगा वहाँ पे। सो आई टुक द ट्रेन बैक टू द प्लांट्स, मीनिंग टू आस्क फर्दर क्वेश्चन टू द स्टेशन मास्टर एट ड्योली। तो मैंने फिर से वापस जाने का प्लान किया और वापस ये सोचा कि मैं अब ड्योली जाऊंगा और स्टेशन मास्टर से पूछूंगा उस लड़की के बारे में, कहीं वो मिल जाए, कहीं से वो उनसे मुलाकात हो जाए। बट एट ड्योली देयर वॉज ए न्यू स्टेशन मास्टर। लेकिन इस बार जब वो ड्योली से जा रहे थे तो नया स्टेशन मास्टर वहाँ पे आ चुका था। पुराना स्टेशन मास्टर जो था उसका ट्रांसफर हो गया। The previous man had been transferred to another post within the past week। जो पहला जो स्टेशन मास्टर था उसका ट्रांसफर हो चुका था पिछले ही सप्ताह के अंदर। उनकी किस्मत खराब थी इसलिए पहले वाले का ट्रांसफर हो गया, दूसरा नया स्टेशन मास्टर वहाँ पे आ चुका था। अब नए वाले को कुछ पता भी नहीं होगा। The new man did not know anything about the girl who sold basket। अब जो नए पर्सन था वहाँ पे, नया जो स्टेशन मास्टर आया उसको कुछ भी नहीं पता था उस गर्ल के बारे में।
आई फाउंड द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल। मैंने फिर उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या सोचा कि मैं टी स्टॉल जो है, चाय की दुकान की जो स्टॉल है, उसके ऑनर को ढूंढता हूँ। ए स्मॉल सिविल अपमैन, एक जो छोटा सा बोना सा एक तरीके आदमी था जो वहाँ पे चाय बेचा करता था। Yes, there was such a girl there. I remember quite well, he said, but she has stopped coming now. वो बोलते हैं हाँ, यहाँ पे एक लड़की आया तो करती थी जो बास्केट बेचा करती थी, मुझे कुछ याद तो है, लेकिन वो कुछ दिनों से आ नहीं रही है। Why? I asked, what happened to her? बोले क्यों नहीं आ रही वो, क्या हो गया उसके साथ में? How should I know? said the man. She was nothing to me. चाय वाला बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं तो उसको जानता भी नहीं, वो तो मेरी कुछ लगती भी नहीं थी। Once again I had to run for the train. फिर से मैं वापस ट्रेन की तरफ चला जाता हूँ। उनको उसकी मुलाकात इस बार नहीं होती है। पहले 2 बार उससे मुलाकात होती है, तीसरी बार जब वो आ रहे होते हैं तो भी नहीं होती है, जा रहे होते हैं तो भी उनकी उनसे मुलाकात नहीं होती है लड़की से। At the Dolly platform receipt, I decided that one day I would have to break journey there. जब वो ड्योली प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ चुके होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि एक दिन मैं आऊँगा और पूरा दिन अपना मतलब यहीं पे बिताऊँगा। स्पेंड ए डे इन द टाउन, पूरा दिन इस कस्बे में, इस गांव में यहाँ पे बिताऊँगा। मेक इंक्वायरीज, और इंक्वायरीज करूँगा, लोगों से पूछताछ करूँगा। एंड फाइंड द गर्ल, और उस लड़की को ढूंढूंगा हु हैड स्टोलन माई हार्ट, जिसने मेरा दिल चुरा लिया था। विथ नथिंग, बिना कुछ किए हुए, बट ए लुक फ्रॉम हर डार्क एम्पटिक आईज, सिर्फ उसकी एक नजरें जो थी जिसने मेरा दिल चुरा लिया, जिसकी वजह से मैं उसको अभी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं उस लड़की को फिर ढूंढूंगा। With this thought, I consoled myself throughout my last term in college. और इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ वो अपना लास्ट टर्म, जो कॉलेज का लास्ट टर्म था, वो पूरा करने के लिए चले जाते हैं। I went to डेहरा अगेन इन द समर। अब फिर से समर आती है, गर्मियों की छुट्टियाँ फिर आती है, तो वो फिर से समर आती है, तो फिर से वो देहरादून आने का उनका प्लान बनता है। एंड went in the early house of the horse on the morning। अब वो जो प्लान बनाते हैं, अब वो ये प्लान बनाते हैं कि रात की ट्रेन से आऊँगा और सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं। द नाइट ट्रेन ड्यू इनटू दिल्ली स्टेशन, और जो रात की जो ट्रेन दिल्ली से चलती है वो सुबह सुबह ही वहाँ पे दिल्ली स्टेशन पे पहुँचती है। आई लुक अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म फॉर साइट ऑफ द गर्ल, और वो उस ट्रेन से फिर से आते हैं और वो इस बार ट्रेन मतलब वहाँ पे उतरते हैं और मतलब उन्होंने फिर से लड़की को ढूंढने का कोशिश शुरू करते हैं। नथिंग आई वुड नॉट फाइंड हर बट हॉपिंग जस्ट द सेम, लेकिन इस बार भी उनको वो लड़की कहीं पे भी मिलती नहीं है, लेकिन उनकी जो आशा थी, उनके जो मिलने की एक ख्वाब था कि मैं मिलूंगा, वो उनकी खत्म नहीं होती है। Somehow, कैसे करके आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू ब्रेक जर्नी एट दिल्ली, और कैसे भी करके मैंने फिर से जब वो वहाँ पे आए तो अपनी जो ब्रेक करते हैं अपनी जर्नी को, बीच में ही वो उतरते हैं। एंड स्पेंड इट देयर, और वो अपने पूरा दिन उस कस्बे में बिताते हैं। इफ इट वॉज ऑल फिक्शन और ए फिल्म, आई विश्ड आई वुड हैव टू गो डाउन एंड क्लीन अप माई मिस्ट्री एंड रीच ए सुटेबल एंडिंग फॉर द होल थिंग। और एक फिल्म की तरह, जिसमें जैसे कोई हीरो अपनी हीरोइन को ढूंढ रहा है, उस तरीके से वो पूरे गांव में सब जगह पे उसको ढूंढते हैं और सब चीज़ें अपने सारे इफेक्ट्स लगा देते हैं उसको ढूंढने के लिए। आई थिंक आई वॉज अफेयर्ड टू डू दिस, और वो सोचते हैं कि मैं ये कैसे भी करके करूँगा। आई वॉज अफेयर्ड टू डिस्कवरिंग वॉट रियली हैपेंस टू द गर्ल, और उनको वो लड़की नहीं मिलती है तो फिर उनको क्या होता है, एक अजीब सा भय, एक अजीब सा डर उनके अंदर आने लग जाता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई, उसके साथ क्या नहीं हो गया, वो क्यों नहीं मिल रही। अजीब अजीब से ख्याल उनके मन में आने लग जाते हैं। परहैप्स शी वाज नो लॉन्गर इन दिल्ली, उनको ऐसा लगता है, हो सकता है वो उसने दिल्ली छोड़ दिया होगा, हो सकता है वो कहीं और चली गई होगी। परहैप्स शी वाज मैरिड, हो सकता है उसकी शादी हो चुकी होगी। परहैप्स शी हैज फॉलन इल, हो सकता है कि वो बीमार हो गई होगी, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो अजीब अजीब से ख्याल उनके मन में आने शुरू हो जाते हैं।
इन द लास्ट फ्यू ईयर आई हैव पास थ्रू ड्योली मैनी टाइम्स। और फिर कुछ सालों में, लास्ट के कुछ सालों में, क्योंकि उनका तो आना जाना उधर से लगा ही रहता था, तो बोलते हैं कि मैं कुछ सालों में वहाँ से काफ़ी बार गुजरा हूँ, उस स्टेशन से काफ़ी बार निकला हूँ। एंड आई ऑलवेज लुक आउट ऑफ द कैरिंग विंडो। और मैं हमेशा उन विंडो की तरफ, आज भी मैं उस तरफ देखता हूँ कि कहीं वो लड़की उनको मिल जाए। हाफ एक्सपेक्टिंग टू सी द सेम अनचेंज फेस स्माइलिंग अप एट मी। और इस एक उम्मीद से कि मुझे कहीं वो लड़की मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलती है। उसकी जैसे और बहुत सारे लोग मिलते हैं वहाँ पे जो कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, जो उनकी तरफ मतलब प्यार से देख रहे होते हैं। आई वंडर वॉट हैपेंड इन ड्योली। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि ड्योली में ऐसा क्या हुआ होगा। बिहाइंड द स्टेशन वॉल, जो ये स्टेशन की जो दीवारें हैं इनके पीछे वो लड़की कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, क्या हुआ उसके साथ, वो इस चीज़ को हमेशा सोचते रहते हैं। बट आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी देयर। और मैंने कभी भी अपनी जर्नी से मतलब ब्रेक नहीं करी, मैं हमेशा वहाँ से जाता हूँ और हमेशा मैं उस चीज़ को याद करता हूँ। इट मे स्पॉइल माई गेम, वो ये चाहे मेरे मतलब इस गेम को, सोचने की चीज़ों को स्पॉइल करें। आई प्रिफेयर टू कीप हॉपिंग एंड ड्रीमिंग, लेकिन मैं कभी भी उसके बारे में सोचना और उसके बारे में सपन देखना खत्म नहीं करूँगा। एंड लुकिंग आउट फॉर द विंडो अप एंड डाउन, और उन विंडो की तरफ मैं आज भी उधर से जाता हूँ जितनी बार भी मैं उन चीज़ों को देखता हूँ। द लोनली प्लेटफॉर्म, एक सुनसान सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो लड़की कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट, और इस उम्मीद से इंतजार करता हूँ कि वो लड़की फिर से बास्केट बेचती हुई मुझे कभी वहाँ पे मिल जाए। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट ड्योली, मैंने कभी भी अपनी जर्नी यात्रा खत्म नहीं करूँगा। बट आई पास थ्रोट एज ऑफन एज आई कैन, और जैसे भी मुझे जब तक वो लड़की याद रहेगी मैं उस लड़की को हमेशा याद करता रहूँगा। इस तरीके से हमने एक स्टोरी पढ़ी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है ये। एक लव और फीलिंग्स के ऊपर स्टोरी है जो रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन की घटना से लिखी है कि किस तरीके से, कितना प्यारा सा एक पिक्चर की तरह आप लोगों को ये दिखाई है कि एक मुलाकात होना, फिर दूसरी मुलाकात होना, फिर बाद में उसको ढूंढना और फिर वो उसकी यादों में हमेशा बनी रहती है। इस तरीके से इस स्टोरी को बहुत सुंदर एंडिंग दिया गया है। जो आप लोगों ने देखा है इस स्टोरी में, तो इस तरीके से स्टोरी बहुत ही मतलब यूनिक टाइप की है। लाइक ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, हमने कोई फिल्म देखी हो, तो उस तरीके से। अब इसके अंदर जो आपके क्या है नोट्स हैं, तो आपको वो नोट्स बुक में हैं जो दिए हुए हैं कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें पिक्चर में आपके पास बुक होगी, मैं ये इसका जो फोटो है मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो है क्या दिए गए हैं नोट्स, ठीक है। नोट्स में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस दिए हुए हैं, 8 मीनिंग दिए हुए हैं। जो मैं आप बोलो तो मैं आपको लिखा भी देती हूँ बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो पहला है आपका ELOQUENT। ये वर्ड है, इनका इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किया गया है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है कि ये किस चीज के लिए यूज में लिया जाता है। तो एक्सप्रेसिंग व्हाट यू मीन यूजिंग क्लियर एंड इफेक्टिव लैंग्वेज और एक्सपीरियंस। एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई भी क्लियर और इफेक्टिव लैंग्वेज जो आप यूज में लिए जाते हो अपने एक्सप्रेशंस को रखने के लिए, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आप एक क्लियर तरीके से किसी के आगे रखना चाहते हो, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है फ्लुएंट, ठीक है। सेकेंड नंबर में आपका है क्लैंगिंग। क्लैंगिंग का मीन्स होता है जैसे इफ सम
समथिंग मेड ऑफ मेटल, मेटल मीन्स होता है धातु, क्लैंग, क्लैंग इट मेक्स ए लाउड साउंड। ठीक है, जैसे कि घंटी, घंटी एक धातु से बनी हुई होती है, मटेरियल से बनी हुई होती है, मेटल से बनी हुई होती है। तो एक कुछ ऐसा जिस मेटल से बनने से एक साउंड निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैंगिंग। क्लैंगिंग मीन्स घंटी बजना, घंटी का जो बजना होता है, जो आवाज होती है, उसके लिए क्लैंगिंग होता है। जिससे दिस साउंड इज, जो आवाज किस लिए यूज में ली जाती है? दिस साउंड इज cause changing मीन्स कुछ बदलाव के लिए। अगर कोई जैसे कि स्कूल की छुट्टी होती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई? तो जब घंटी बजती है तो हमें एक पता चलता है कि अब स्कूल क्लोज होने वाला है। ट्रेन की जब घंटी बजती है तो हमें पता चलता है कि ट्रेन अब चलने वाली है। ट्रैफिक पे जब पुलिस वाले सीटी बजाते हैं तो हमें पता चलता है कि अब हमें चलना है, मतलब मूविंग होता है, कुछ चेंज हो रहा होता है। तो चेंज होने के लिए मेटल से कुछ चीज की बनी हुई आवाज जो निकलती है, उसके लिए क्लैंगिंग वर्ड यूज में लिया जाता है। थर्ड में आपके है इसमें जॉल्ट, JOLTED, जॉल्ट, टू मूव विथ ए सडन वायलेंट मूवमेंट, or make something move like this। मीन्स होता है कि अचानक से कोई मूवमेंट होना, अचानक से कुछ वायलेंट मूवमेंट होना, और मेक समथिंग मूव लाइक दिस, और जिससे पता चलता है कि अब कुछ होने वाला है, कुछ घटने वाला है, कुछ घटना होने वाली है, उसके लिए जॉइंट वर्ड यूज किया जाता है। फोर्थ में है सराउंडिंग, टू फील वेरी स्ट्रॉन्ग emotions, very to feel very strong emotions that you do not express in word। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, भावनाएं आती हैं जो आप अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हो। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कुछ ऐसी भावनाएं आती है कि हम उसको बोल के नहीं बता पाते। कई बार बोलते हैं कि मेरे पास कहने को कुछ शब्द ही नहीं है। तो जब वो ऐसी फीलिंग आती है, ऐसे इमोशंस आते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज में लिया जाता है। फाइव में आप क्या है? ब्रेंच, गौर से आप पढ़ोगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑफ पुलिंग एंड ट्विस्टिंग, समथिंग।
स्ट्रॉन्ग मूवमेंट और पुलिंग, किसी को एक तरीके से धकेलना या एक तरीके से खींचना, जैसे कि ट्रेन का जो इंजन होता है वो ट्रेन को खींच रहा होता है, या फिर लग रहा है ट्रेन को हम धक्का दे रहे हैं, पीछे से पुलिंग हो रही है, तो ब्रिज उसके लिए वर्ड यूज में लिया जाता है। ठीक है, 6 नंबर पे आपका है हैस्ट। हैस्ट ग्रेट स्पीड, great speed in doing something। किसी भी काम को करने के लिए एक स्पीड होना, कोई भी काम को करने के लिए एक स्पीड होना, उसके लिए ये वर्ड यूज में लिया जाता है। 7th में है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग मेकिंग you feel that something bad will happen। किसी भी काम को कुछ ऐसी फीलिंग्स आना कि ऐसे लगे कि कुछ बुरा होने वाला है। कई बार हमें ऐसे लगता है कि यार कुछ गलत होने वाला सा है, ऐसे लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज में लिया जाता है फॉरवर्डिंग। ठीक है, लास्ट वाला मैं ऊपर लिख रही हूँ आपके यहाँ पे। एट नंबर का फिक्शन। फिक्शन वर्ड आया है आपके इसमें लास्ट में, यहाँ पे एक फिक्शन वर्ड आया हुआ है। जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आया इफ इट वॉज ऑल फिक्शन। ठीक है, तो इस वर्ड किसके लिए यूज में लिया जाता है? ए रिपोर्ट या कोई स्टोरी या कोई फिल्म और explanation that is not true। जो कोई ऐसी स्टोरी या ऐसी कोई घटना या ऐसी कुछ रिपोर्ट जो कि सच नहीं है, सिर्फ एक फिक्शन बनाई हुई है, एक फिल्म की तरह बनाई हुई है। तो ठीक है, तो ये आपके पास 8 वर्ड है। अब आप बुक में मैं आपको ये फोटो सेंड करूंगी, इसमें आपके पास है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन इटैलिक्स इन द नोट्स। ये जो वर्ड आपको 8 वर्ड दिए गए, इनका अर्थ आपको समझा दिया गया है। इन्हीं 8 वर्डों को आपको इन्हीं 8 नंबर के जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनमें आपको पढ़ना है और कौन सा कहाँ पे सेट होना है, उस तरीके से आपको इनको इसमें सेट करना है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको समझा दूँ किस तरीके से करना है। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे इसमें पहला है he gave an speech describing his dream for the future। ठीक है, उसने अपने फ्यूचर के जो सपने हैं उनको इतनी स्पीच किया है, मतलब दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है सपनों के, उसके फ्यूचर के जो सपने हैं उनको he gave an, उसने दिया है, खालिस्तान है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो पहला जो वर्ड अपन ने पढ़ा था इफ्लुएंट, एक्सप्रेसिंग व्हाट यू मीन यूजिंग क्लियर और इफेक्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेशन। आपके जो बात जो आप बोलना चाह रहे हो उसके लिए एक इफेक्टिव लैंग्वेज जो है वो आप किस तरीके से देते हो, तो उसके लिए इफ्लुएंट वर्ड है। तो इसमें पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में है तो क्या आएगा? ही गेव एन इफ्लुएंट स्पीच। इफ्लुएंट स्पीच, उसने एक बहुत ही इफेक्टिव और क्लियर लैंग्वेज में अपने फ्यूचर के सपनों को डिस्क्राइब किया है। तो आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको आगे के सारे फील करने हैं और उसके बाद में आपके पास क्वेश्चंस है, इसके अंदर 6 क्वेश्चन है,
जो आपको खुद को स्टोरी पढ़ के खुद को करनी है और उसके नोट्स मेरे पास आ जाने चाहिए। पहले जो पोएम हमने पढ़ी थी उसमें भी लास्ट में क्वेश्चन आंसर है, यहाँ तक मैंने आपको करवाया था। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी आपको पूरा नोट्स में खुद करने हैं, और कोई नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो 2 चैप्टर अपने यहाँ तक अभी कंप्लीट हो चुके हैं।